दक्ष एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज से हम लोग यूपी टेट के संस्कृत विषय का प्रैक्टिस सेट प्रारंभ करने जा रहे हैं और मैं जितेंद्र दुबे आपको संस्कृत का प्रैक्टिस कराऊंगा। और देखिए, इसमें आप अच्छे से 30 में 28 नंबर 29 नंबर आप कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो। और प्रश्न ऐसे ही आसान प्रश्न आएंगे, ये नहीं कि बहुत कठिन जटिल प्रश्न आएंगे। प्रश्न कहाँ से आएंगे मैं आपको ले चलता हूँ, दिखा रहा हूँ कि प्रश्न कैसे आएंगे, कितने आसान आएंगे और आप कितने अच्छे से कर लेंगे। तो देखिए, मैं प्रारंभ करता हूँ। पहला ही प्रश्न आपके सामने दिख रहा है कि रि वर्णस्य का प्रभेदा, यानी रि वर्ण के प्रभेद कितने हैं। आप स्वर में पढ़े होंगे स्वर के भेद, ठीक, जैसे अ ई उ री के 18 भेद आप पढ़े और ली ए ओ आई औ के 12 भेद पढ़े। तो यहाँ आपसे क्या पूछा, यही पूछा है ना कि री के कितने भेद, तो री के कितने भेद तो आप पढ़े हैं। इसका सही आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, ये 18 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने फिर वही पूछ दिया कि ली वर्ण के प्रभेद होते हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि ली ए ओ आई औ के 12 भेद होते हैं, तो यहाँ क्या किसका पूछ दिया है, ली का पूछ दिया। तो ली के कितने हो गए, 12 हो गए। री को कितने हो गए, 18 और ली के 12 हो गए। अब प्रश्न है नायक का संधि विच्छेद। ये नायक शब्द अयादि संधि का है। अयादि संधि में आप पढ़े होंगे एचो आय वाय याव सूत्र से ये नायक बनता है। तो आय को आय होता है, तो नय धन अक से हमारा क्या बन जाता है, नायक बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शिवो अर्च संधि विच्छेद क्या होगा। एक संधि आप पढ़े होंगे विसर्ग संधि, अतो रोर प्लुताद प्लुते, वहां आप देखे होंगे कि शिवस धन अर्च से बन जाता है शिवो अर्च। अगला प्रश्न है 5वां, इनमें से कौन सा संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण मतलब कौन सा ऐसा वर्ण है जो दो व्यंजन वर्ण से मिलकर बना है। तो देखिए, प तो बना नहीं है, ज बना नहीं है, ड बना नहीं है, तो ये कहीं बच गया आपका, क्या बना, ज्ञ। ज्ञ जो है आपका संयुक्त व्यंजन वर्ण है। आगे चलते हैं। देखिए, ये देखिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न, एकदम अच्छे से इसको देख लीजिएगा। यह कह रहा है कि ग्रीष्म धन ऋतु में कौन सी संधि है। तो आप गुण संधि पढ़े होंगे, आद गुण। आद गुण में यह गुण संधि होता है ग्रीष्म ऋतु में। आगत्य, यहाँ प्रत्यय पूछा है, तो प्रत्यय में आगत्य में आपका लेप प्रत्यय होता है, कत्वा के स्थान पर लेप लगता है, क्योंकि पहले उपसर्ग और बाद में य रहे तो लेप प्रत्यय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पठन, पठन में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है। तो देखिए, यहां पर सत्री है। सत्री में अन आदेश होता है पुल्लिंग में, और नपुंसक लिंग में अत हो जाता है और स्त्रीलिंग में अंति हो जाता है। तो आपको अन दिख रहा है तो सत्री हो गया। ठीक, अगला देखिए, त वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये पूछा है। तो देखिए, त वर्ण का उच्चारण स्थान दंत होता है। सूत्र आपको याद होगा, लितुल सा नाम दंता, लितुल सा नाम दंता। तो त वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत होगा। अब इनमें से कौन सा व्यंजन वर्ण है। अब देखिए, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा व्यंजन वर्ण है। तो आपको दिख रहा है कि उ स्वर है, ई भी स्वर है और अ भी स्वर है। तो इसका मतलब कि ये सी ऑप्शन हमारा सही हो गया, क्योंकि व्यंजन हमारा भ है। ठीक, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी बहुभूत की रचना नहीं है। देखिए, बहुत ध्यान देने योग्य ये है नहीं। ठीक, अगर वहां ध्यान नहीं देंगे तो प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो देखिए, बहुभूत की रचना मालती माधव भी है और महावीर चरितम है, उत्तम रामचरितम है। ये रघुवंश नहीं है। रघुवंश किसकी है, कालिदास की रचना है। रघुवंश किसकी है, कालिदास की रचना है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि किसकी निष्ठा संज्ञा होती है। तो आपको पता है कतकतु निष्ठा, कतकतु निष्ठा। आप संज्ञा पढ़े होंगे तो संज्ञा का एक सूत्र था कतकतु निष्ठा। इसका मतलब कि ये दोनों विकल्प सही हो गया, ये दोनों निष्ठा संज्ञक प्रत्यय हैं। आगे चलते हैं।
देखिए कितना अच्छा पूछा है, ये भी संज्ञा से ही उठाकर पूछा है, कितना सरल प्रश्न पूछे। परसन्निकर्षः क्या है, तो अब आगे यहां भरना है कि परसन्निकर्ष क्या है। तो परसन्निकर्षः संहिता होता है। क्या होता है? संहिता होता है, और संयोग नहीं होता है। और परिगृह अलग होता है, निष्ठा अलग होता है। तो निष्ठा को अभी पढ़ के आए हैं यहाँ पे। अतक्तु निष्ठा हो जाता है, परिगृह यदु वचनम परिगृहम हो जाता है। ठीक, अब प्रगृह, अब बात आ गई। देखिए अब प्रगृह को भी पूछ दिया, तो प्रगृह में ईदु दुदेव द्विवचनम परिगृहम होता है। तो दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत, एकारांत जो है ये सभी आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं तीन का परिगृह संज्ञा होती है। ठीक, कब? जब ये द्विवचनांत होते हैं तब। अगला क्या है? देखिए ये देखिए माहेश्वर सूत्र से कितना अच्छा प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो माहेश्वर सूत्र आप 14 सूत्र पढ़े हैं, आपको पहले से ही पता है कितने हैं? 14। चूंकि 10 तो है नहीं, 12 है नहीं, 14 है, 15 नहीं है। ठीक, अब 15 में लड़ मध्य इत संज्ञा को लेकर इस संज्ञा 15 हो जाता है। और 12 क्या है? 12 जो अभी भेद पढ़ के आए हैं स्वर के। और 10 क्या है? 10 सूत्रों में आपको व्यंजन माहेश्वर सूत्र में गिनाए गए हैं। ठीक, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, एक प्रश्न के साथ एक फ्री पढ़ सकते हैं। अब ये देखिए पाणिनि महोदय जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा, अब यहाँ प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पाणिनि की माता का क्या नाम है। तो आपको बताया ही गया है, आप जानते ही हैं कि दाक्षी है। ठीक, दाक्षी है। ये आगे आपको पूछ रहा है कि इत किसे कहा जाता है। तो इत भाई किसे कहा जाता है? तो जो इत हल वर्ण होता है ना, अंतिम हल वर्ण होता है, उसको ही हम इत कहते हैं। अब इत संज्ञक सूत्र क्या है? तो हलंत्यम, हलंत्यम इत संज्ञक सूत्र आपका होता है। आगे चलते हैं, हलंत्यम से 18 नंबर पर हम लोग पहुंच चुके हैं ना, आगे चलते हैं। अब देखिए कुल प्रत्याहार, तो कुल प्रत्याहारों की संख्या आपकी कितनी है? 42 है। ठीक, अब माहेश्वर सूत्र का प्रयोजन क्या है भाई? माहेश्वर सूत्र का प्रयोजन क्या है? तो ये प्रत्याहार का निर्माण करना है। क्या करना है? प्रत्याहार का निर्माण करना है, संधि करना नहीं है, समास करना नहीं है, संज्ञा करना नहीं है, प्रत्याहार का निर्माण करना है। आगे चलते हैं, उपसर्गों की संख्या कितनी है? उपसर्गों की संख्या आप देखते हैं बताया गया है कि 22 है। कितने हैं? 22 है। ठीक, आगे पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी भैया? तो 18 है। ठीक है, अब 19 की बात की जाए तो रघुवंश में 19 सर्ग है, और ये 19 सर्ग ये अलग चीज है। ठीक है, पुराणों की संख्या 18 यहीं देख लीजिए। आगे देखिए पूछ रहा है कि अस्मद शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप है। अस्मद, ठीक, तो अस्मद चतुर्थी पूछ रहा है, एक वचन में पूछ रहा है, तो मह्यम होता है। अहम माम मया मह्यम, अहम माम मया मह्यम होता है। आगे चलते हैं, तिलक मंजरी किसकी रचना है? तो तिलक मंजरी धनपाल की रचना है। किसकी रचना है? धनपाल की रचना है। नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी है। एक बार नहीं कई बार हर परीक्षाओं में यही प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है। तो नदी होता है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रथमा एक वचन में नदी होता है, बिना विसर्ग का बनता है, और यही द्वितीय जब बहुवचन में हम जाते हैं तो नदी हो जाता है, विसर्ग के साथ हो जाता है। इसी में हम हमेशा गड़बड़ कर देते हैं। अब इसको हमेशा आप याद रखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फिर पूछ दिया है, नहीं आगे चलते हैं। संडवती ये वाला हो गया ना, नदी शब्द द्वितीय बहुवचन का रूप है, नदी कर लिया हम लोग। अब संडवती को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 96 क्या कहा जाता है? 96 कहा जाता है। आगे है 10,000 को संस्कृत में कहा जाता है। तो हम आपको बताए थे जब पढ़ा रहे थे, तो आपको ये चीज बताया था कि कैसे याद करेंगे। तो हमने कहा था कि 10,000 पहले आता है, तो अभी पहले आता है, ठीक, और 10 लाख बाद में आता है, तो जो है प्र बाद में आता है। तो यहाँ प्र वाला नहीं होगा, हमारा क्या हो जाएगा? अ वाला हो जाएगा, अयुतम हो जाएगा। और प्रयुतम का मतलब 10 लाख होता है, लक्षम का मतलब 1 लाख होता है, सहस्त्रम का मतलब 1000 होता है। ठीक है, तो हमको ज्यादा कंफ्यूजन होता है अयुतम और प्रयुतम में। तो याद करने का तरीका अलग अलग होते हैं, आप याद कर लीजिएगा। 28वां का है, देखिए
अक्षरा काढ़ में किस सूत्र का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर एनांग विकारः, ये तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तृतीया विभक्ति का सूत्र है एनांग विकारः। तो अक्षरा काढ़ में एनांग विकारः सूत्र का प्रयोग किया गया है। अब राजा का पर्याय है, तब देखा भैया राजा का अब पर्यायवाची पूछ रहा है, तो आप निरुपति तो सुनते ही आए हैं ना, हमेशा ही निरुपति को सुनते आए हैं। आगे है हेतु, हेतु किस विभक्ति का सूत्र है? तो यह तृतीया विभक्ति का सूत्र है। इस तरह से हम लोग देखिए 30 प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लेकर आए थे और 30 के 30 प्रश्न परीक्षा में फंसने लायक हैं। अच्छे नंबर आपको ये दिलाएंगे। यहीं से अगर अच्छे से इसी को प्रैक्टिस को आपने देख लिया तो कम से कम हम मान ले रहे हैं कि 10 प्रश्न आपको यहीं से क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है तो हूबहू टोटल न मिल जाए आपको, ये भी कहने का अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये इतने ही छांट के ये प्रश्न हम लाए हुए हैं आपके लिए परीक्षा के लिए कि उस स्थान पर ये प्रश्न आपको मिले तो आपको जरा भी अनजान न लगे और आप इन प्रश्नों को अच्छे से हल कर लें। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट दो फिर मिलते हैं एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर, और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आपके सामने प्रतिदिन आते रहेंगे। ठीक है।